हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है और मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। आज मैंने कॉलेज से छुट्टी ली थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो अंदर से ही मेरा मन कॉलेज जाने का नहीं था। मैंने आज पनीर की एक नई रेसिपी ट्राई करी। वाकई में पनीर बड़ा मस्त बना था। चुटकी तो उंगलियां ही चाटती रह गई। चुटकी बोले तो मेरी छोटी बहन स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए समाज को जागरूक करने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर सुमित नाम के एक शख्स ने 2 दिन पहले भेजी थी। चलो दोस्तों, सुमित द्वारा भेजी गई इस कहानी का आनंद उठाते हैं। गुड़गांव के एक फ्लैट में शिल्पा नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके पति का पीतल के बर्तनों का अपना कारोबार था। शिल्पा सोसाइटी की अन्य महिलाओं के साथ सामाजिक कार्यों में बिजी रहती थी। शिल्पा ने घर के कामकाज के लिए एक काम वाली रखी हुई थी। एक दिन अपने किसी काम की वजह से कामवाली को अपने गांव जाना पड़ा। उसके जाने से शिल्पा को अब परेशानी हो गई थी। उसे घर का सारा कामकाज करना पड़ता था और बाहर का भी देखना होता था। शिल्पा ने अपनी सोसाइटी की कुछ महिला मित्रों से एक टेम्पररी कामवाली की आवश्यकता के बारे में बता दिया। शिल्पा को खाना बनाते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन उसे अभी तक कोई कामवाली नहीं मिली थी। फिर उसने पास ही के एक मंदिर की पुजारन से कामवाली के बारे में जिक्र किया। उस पुजारन ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसके पास एक कामवाली भेज देगी। अगले दिन सुबह ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही शिल्पा के सामने एक महिला खड़ी थी। तकरीबन 50 साल की दुबली पतली महिला, जिसका रंग गेहुआ था, नैन नक्श तीखे थे और साफ सुथरी भगवा रंग की साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर चंदन का टीका लगाए हुई थी और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। क्या काम है? शिल्पा ने कहा। आपने मंदिर की पुजारिन से कहा था कि मुझे खाना बनाने वाली की जरूरत है। हमें काम की जरूरत है और आपको काम वाली की। उस महिला ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। पैसा कितना लोगी? शिल्पा कौतूहल होकर बोली। आप मेरा काम देख लो, फिर जो ठीक लगे वह दे देना। वैसे आप जो पहली वाली को दे रही थी, उससे कम से कम 300 रुपये बढ़ा कर दे देना। महिला ने फिर से कहा। शिल्पा उसकी चतुराई पर मुस्कुराने लगी। वह उसकी वाक्पटुता से प्रभावित थी। तुम अपना नाम तो बताओ। शिल्पा बोली। हमारा नाम सुरभि है। महिला बोली। देखो सुरभि, बुरा मत मानना। तुम कौन सी बिरादरी से हो? शिल्पा बोली। हम बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं। बनारस में ब्याह हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज किस्मत फूट गई। एक दिन हमारे पति काम से आ रहे थे कि तभी एक गाड़ी वाले ने उनको टक्कर मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। बस फिर तो आसपास के सभी लोगों की नजरें बदल गईं। हम तो अपने घर में नौकरानी बनके भी खुश रहे, लेकिन एक रात हमारे ससुर रात को कमरे में आ गए। हम मुश्किल से अपनी इज्जत बचा पाए। अगले दिन 8 बरस की बिटिया का हाथ पकड़कर घर से निकल आए। कुछ दिनों तक तो मायके में रही, लेकिन मम्मी का देहांत हो जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी भाभी ने ताने मार मार कर मुझे घर से निकलवा दिया। वह महिला पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी और अपने जीवन का सारा वृतांत सुना रही थी। शिल्पा उसके आंसुओं को देखकर पिघल उठी। बस उसी क्षण से उनके घर में सुरभि आंटी का प्रवेश हो गया। शिल्पा की मम्मी और सुरभि आंटी में बहुत अच्छी बनने लगी थी। यह भी शिल्पा के लिए बहुत खुशी की बात थी। थोड़े दिनों में ही सुरभि आंटी ने अपनी खाना बनाने की कला और मीठी मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया था। सामाजिक कार्यों में जुड़े होने की वजह से शिल्पा के घर महिलाओं का आना जाना लगा रहता था। शिल्पा की बहुत सी महिला मित्र थी। एक दिन शिल्पा सुरभि आंटी से बोली। सुरभि आंटी, मेरे घर में कल छोटी सी पार्टी है। करीब 12-13 महिलाएं घर आएंगी। आप सबके लिए नाश्ता बना दीजिएगा। अरे दीदी, आप चिंता ना करें। आप जो भी कहेंगी हम सब बना देंगे। आपकी सखियां उंगली चाटती रह जाएंगी। सुरभि आंटी बोली। अगले दिन मौसम सुहावना हो रहा था और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। ऐसे समय में शिल्पा के यहाँ सज धज कर महिलाएं आने लगी। आज उनका घर हंसी के ठहाकों और खिलखिलाहट से गूंज रहा था। आज की पार्टी के लिए विशेष रूप से हरियाली थीम रखी गई थी।
इसलिए सभी महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनकर आई थीं। शिल्पा ने हरे हरे पत्तों और मोर पंखों के द्वारा पूरे घर की सुंदर सजावट की थी। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। शुरुआत में उन सभी महिलाओं के लिए हरा शरबत और पालक की हरी हरी पकौड़ियाँ परोसी गईं। चटनी के साथ पकौड़ियाँ सबको बहुत पसंद आ रही थी। सुरभि आंटी पकौड़ियाँ सेंक भी रही थी और लाकर दे भी रही थी। स्वाति बोली, शिल्पा, यह नमूना तुम्हें कहाँ से मिला? बस ऐसे ही मिल गई। शिल्पा बोली, कुछ भी कहो, आज जैसी पकौड़ियाँ और शरबत, वाह, मजा आ गया। स्वाति फिर से बोली, फिर तो नीलम, सोनम और कीर्ति सभी ईर्ष्या से शिल्पा के भाग्य को सराहने लगी और लालची निगाहों से सुरभि आंटी की ओर देख रही थी। फिर कीर्ति बोली, शिल्पा, तुम्हारी सुरभि आंटी तो ऐसा लगता है कि किसी मंदिर से सीधा उठकर आ गई हैं। देखने में पूरी पुजारिन लगती हैं। धीरे बोलो, पूरी पंडिताइन हैं। प्याज नहीं खाती हैं, जूठे का बहुत परहेज करती हैं और छुआछूत का तो बस पूछो मत। डाइनिंग टेबल पर रखी कोई चीज नहीं खाती हैं। कई बार गुस्सा भी कर जाती हैं, लेकिन यार, खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। शिल्पा हंसते हुए बोली। सभी महिलाएं गपशप लड़ाने में व्यस्त थीं। तभी शिल्पा आंटी किचन से आकर बोली, दीदी, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। मैं पकौड़ियाँ सेंकने जा रही हूँ। पार्वती हरा हरा ढोकला चखते ही खुश होकर बोली, शिल्पा, ढोकला क्या दुकान से मंगवाया है? बहुत सॉफ्ट और टेस्टी है। ऐसा लग रहा है खाती जाऊं। सुरभि आंटी ने सबकी प्लेट में ढोकला रख दिया था। तभी शिल्पा ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तो सारी चीजें सुरभि आंटी ने ही बनाई है। पार्वती चापलूसी करते हुए बोली, सुरभि आंटी, तुम्हारी क्या कोई बहन नहीं है? मेरे लिए अपने गांव से ले आओ, उसे मुंह मांगे पैसे दूंगी। मेरे पति खाने के बहुत शौकीन हैं। तभी शिल्पा किचन से हरी हरी पूरियां और पालक पनीर की सब्जी लाकर प्लेटों में डालने लगी। शिल्पा अंदर पूरियां लेने गई थी तो सुरभि आंटी बोली, दीदी, हाथ तो धो लेती, आपने तो सब जूठा कर दिया। खैर मुझे क्या, आपका घर है, जैसे चाहो वैसा करो। शिल्पा तमा उठी थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। शिल्पा की पार्टी अच्छी तरह संपन्न हुई थी, इसलिए वह बहुत खुश थी। सुरभि आंटी के लजीज भोजन के कारण आज उसकी सहेलियों के बीच उसका कद ऊंचा हो गया था। दीदी, बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहना करो, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। बंसी वाले आप दोनों की जोड़ी बनाए रखें। सुरभि आंटी बोली, सुरभि, चावल का कटोरा रखना भूल गई हो, ले जाओ। शिल्पा, दीदी, आज एकादशी है, इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। सुरभि आंटी ने कहा, राहुल को चावल बहुत पसंद है। सुनिए, हम लोग यह सब नहीं मानते हैं, शाम को बना दीजिएगा। शिल्पा ने कहा, भैया, एक दिन चावल नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? शिल्पा आंटी मुंह बनाकर बोली। अब सुरभि आंटी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वातावरण भारी हो गया था। शिल्पा ने अपने पति को इशारे से चुप रहने को कहा। यह तुम्हारी सुरभि आंटी तो पूरी नाटक मंडली है, राहुल धीमे स्वर में बोला। अब राहुल और शिल्पा ने आगे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही एक दिन सुरभि आंटी ने खाना बनाते बनाते 1 बजा दिया। राहुल के आने का समय हो रहा था, इसलिए उन्होंने सब्जी छौंक दी थी। शिल्पा शॉपिंग करके घर पहुंची और किचन में आकर बोली, सुरभि आंटी, आज इतनी देर क्यों कर दी? राहुल बस आने वाले ही होंगे। दीदी, आज सावन का सोमवार है, इसी वजह से हमने आज उपवास रखा है। मंदिर में भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। हम तो दीदी घर आकर मुंह में पानी भी नहीं डाले और सीधे किचन में आकर खाना बनाने लग गए, ताकि भैया के खाने में देर ना हो जाए। अब सुरभि आंटी उपवास से थी, तो उनकी मालकिन शिल्पा ने उनके लिए कुछ फलाहार का इंतजाम कर दिया। उन्होंने फ्रिज से फल वगैरह निकाल कर रख दिए थे। चलो मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ, शिल्पा बोली। नहीं दीदी, कोई बात नहीं है, हम बना लेते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान न हो, सुरभि आंटी बोली। सुरभि आंटी शिल्पा को दिखा दिखाकर फ्रिज से बार बार पानी निकाल कर पी रही थी। दीदी, आज गर्मी बहुत है और उपवास से भी हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। जाओ, तुम अपने लिए जूस बनाकर पी लो।
तुम्हें आराम मिल जाएगा, शिल्पा बोली। अब शिल्पा ने सुरभि आंटी से दूरी बना ली थी। वह उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन की बात है, शिल्पा 2 दिन से घर के काम में लगी थी, इसलिए अभी नहाई नहीं थी। दीदी, बच के निकलो, हम नहा धोकर आए हैं, आप बासी कपड़ा पहने हो, आंटी ने कहा। शिल्पा को गुस्सा तो बहुत जोर से आया, पर अपने आप को रोक लिया था। दीदी, कान्हा मंदिर में भागवत बैठी है, 4-5 दिन की बात है, हम जल्दी खाना बना दिए हैं, आप खाना गरम कर लेना। यह कहकर सुरभि आंटी आराम से भागवत कथा का आनंद लेने चलती बनी। शिल्पा भी संकोचवश मना नहीं कर पाई और टकटकी लगाए सुरभि आंटी को घर से बाहर जाते देखती रही। सुरभि आंटी अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर शिल्पा को बेवकूफ बनाती रहती थी। दीदी, आज रुक्मिणी विवाह है, पंडित जी कहते हैं कि साड़ी चढ़ाओ, सुहाग का सामान चढ़ाओ, ठाकुर जी तुम्हारे सुहाग बनाए रखेंगे, कोई मिली जुली साड़ी रखी हो तो दे दो, हम तुम्हारे नाम से चढ़ा देंगे। मेरे पास कहाँ रखी है कि मैं नई साड़ी दूं? शिल्पा बोली। दीदी, सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता है, यह मोह माया सब यही रखी रह जाती है। इस तरह की बातें करके सुरभि आंटी शिल्पा को समझाने लगी। उसका महत्व समझते हुए शिल्पा ने 500 का नोट निकाल कर दे दिया। लो, साड़ी खरीद लेना, जय बंसी वाले की, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आंटी बोली। शिल्पा ने गौर किया था कि जब से सुरभि आंटी ने काम करना शुरू किया था, शुरू में तो वह डरी डरी सी रहती थी, लेकिन जब साल बीत गया तो वे अपनी चालाकी दिखाने लगी थी। सोसाइटी की मित्र मंडली में से अक्सर शिल्पा के दोस्त घर आते रहते थे। उन लोगों की निगाहें सुरभि आंटी पर ही लगी रहती थी। साल भर के अंदर सुरभि आंटी पंडिताइन नाम से सोसाइटी भर में मशहूर हो चुकी थी। सोसाइटी में उन्हें फुसलाने की होड़ लगी हुई थी। शिल्पा के पास कभी सोनम तो कभी रीमा का फोन आता था। शिल्पा, पंडिताइन को मेरे घर भेज देना, उनके लिए कुछ पूजा का सामान रखा हुआ है। रोज रोज के इन झमेलों से शिल्पा को अब उलझन होने लगी थी। कभी कभी वह भून भुना भी उठती थी। उसने गौर किया कि सुरभि आंटी खूब घी और मसालेदार खाना बनाती थी। वे अपनी पसंद का ही खाना बनाती और हिसाब से अधिक बना लेती ताकि अपने घर खाना ले जा सके। अब शिल्पा सुरभि आंटी की होशियारी काफी कुछ पहचानने लगी थी। सोसाइटी के घरों से भी दान पुण्य के नाम पर रोज भर भर कर सामान अपने साथ ले जाया करती। अपनी खाना बनाने की कला के बलबूते सुरभि आंटी अब नामचीन कुक के साथ साथ पंडिताइन भी बन गई थी, जिसके चलते उनकी कमाई में चौगुनी बढ़ोतरी हो चुकी थी। साथ ही सबके मन में ब्राह्मणी के लिए आदर की भावना अलग से थी। महिलाएं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती थीं। अब सुरभि आंटी ने एक नया पैंतरा अपनाया था। वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपना भक्ति ज्ञान दिखाती और अपने मीठे सुर में गाकर सबको सुनाती। जब कभी शिल्पा नाराज होती तो वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगती, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। शिल्पा अब देख रही थी कि सुरभि आंटी का खाना बनाने का काम सेकेंडरी हो चुका था और सोसाइटी में दूसरों के घरों में जाकर उनके काम करना प्राइमरी हो गया था। उन्हीं दिनों पितृपक्ष शुरू हो गए थे। अब तो सभी महिलाओं को अपने अपने पुरखों को खुश करने के लिए खाना बनाने के लिए भी पंडिताइन की जरूरत होती थी और खाना खाने के लिए भी पंडिताइन की आवश्यकता थी। सुरभि आंटी की तो चांदी ही चांदी थी। रोज बढ़िया खाना, नकद दक्षिणा और फल मिठाई, कहीं साड़ी कपड़ा तो कहीं बर्तन। अब सुरभि आंटी शिल्पा के घर समय बेसमय आया करती और खाना भी आधा अधूरा या उल्टा सीधा बनाती थी। और आज जल्दी है, कल कर दूंगी, इतना कहकर चल देती थी। चापलूसी करते हुए सुरभि आंटी कहती, दीदी, आपके घर काम कभी नहीं छोड़ूंगी, आपकी वजह से ही तो हमें इतना काम मिला है। मगर सच्चाई यह है कि रंगा हुआ सियार कभी न कभी असली रंग में जरूर आता है। एक दिन सुरभि आंटी घर में खाना बना रही थी कि तभी शुभम नाम का एक टीवी ठीक करने वाला व्यक्ति शिल्पा के घर आया। जैसे ही उसने सुरभि आंटी को किचन में काम करते हुए देखा, वह चौंक कर उसे देखता ही रह गया।
उस समय शिल्पा भी किचन में ही थी, इसलिए सुरभि आंटी के चेहरे के उतार चढ़ाव को और साथ ही होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए देख लिया था। क्यों शुभम, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? शिल्पा बोली। वह कुछ जवाब दे पाता इसके पहले ही सुरभि आंटी जोर से बोल पड़ी। नहीं, इनको तो हम कभी देखे ही नहीं हैं। लेकिन आंटी का उड़ा हुआ चेहरा देखकर शिल्पा का शक पक्का हो गया था कि दाल में कुछ काला है। क्यों निशा, तुम शिल्पा दीदी के किचन में कैसे घुस गई? राहुल बोला। कौन निशा? इसका नाम तो सुरभि है। शिल्पा बोली। नहीं दीदी, इसका घर तो निथुपुरा में है। मैं तो इन लोगों के पुरखों तक की जानकारी रखता हूँ। दीदी, आपने इससे खाना कैसे बनवाया? इसका पूरा परिवार ही यही रहता है और आए दिन आपस में सब लड़ते रहते हैं। इसकी माँ तो गांव के मंदिर के बाहर की सफाई करती थी। इसी दौरान सुरभि आंटी दबे पांव ना जाने कब वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। सुरभि आंटी का राज खुल गया था। वह बनारस की कोई दुखियारी नहीं, बल्कि घरों में जाकर लोगों को लूटने वाली एक महाठग थी। कहानी से सीख, हम अपने जीवन में कई ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। वे लोग मुखौटा पहनकर सामने आते हैं और धोखाधड़ी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।